सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, फिर हम पढ़ेंगे। आज बहुत ही अच्छे और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। लिंक शेयर करने की मैं रोज़ कहता हूँ, कोई नहीं करता है। जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और बिना कमेंट किए हुए चले जाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप इतना तो कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ इतना आपका थोड़ा सा सपोर्ट है वो दिखाइए। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए जल्दी से। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, थोड़ा तो आप भी सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ जहाँ भी जो भी जिधर भी स्टूडेंट मिले, आपका दोस्त मिले, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन सी जॉन वेसन और ऑप्शन डी हैरिसन व पॉल्सन। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी हैरिसन व पॉल्सन। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए बता दूं, कमेंट बॉक्स नीचे चल रहा है, उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है ABCD और कुछ नहीं लिखना है। बताइए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला सिंगर व निकोलसन, बिल्कुल सही जवाब है। सिंगर व निकोलसन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1972 में इस मॉडल को दिया था। कब दिया था? 1972 में इस मॉडल को दिया था। और इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में ये था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या क्या होती है? प्रोटीन और लिपिड होती है और वो अपने हिसाब से सेगमेंट में बटी हुई होती है। और ये प्लाज्मा झिल्ली का कॉन्सेप्ट जो था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाया, जो दिया था सिंगर व निकोलसन ने 1972 में। अगला सवाल है हमारा, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं? गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं? बताइए जल्दी से, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी ATP और ऑप्शन डी ER। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो बताइए जल्दी से, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं? केंद्रक से, DNA से, ATP से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका? A, B, C या D? जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो गोल्जिकाई होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? ER से उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होंगे? ER से उत्पन्न होंगे। अगला सवाल है हमारा, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका, जिसको हम मिडिल लेमिला के नाम से भी जानते हैं, मिडिल लेमिला भी बोलते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, दूसरा क्लोरीन मैग्नीशियम पेक्टेट, तीसरा कैल्शियम मैग्नीज पेक्टेट और चौथा सेल्यूलोज। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ऑप्शन पहला वाला है, ऑप्शन ए है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ऑप्शन दूसरा है क्लोरीन मैग्नीशियम पेक्टेट, ऑप्शन तीसरा है कैल्शियम मैग्नीज पेक्टेट और ऑप्शन चौथा है डी सेल्यूलोज। बताइए जल्दी से, A, B, C या D? मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका दो कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है। जिसने ए जवाब दिया है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो मध्य पटलिका होती है हमारी, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये एक ठोस संरचना होती है, दृढ़। अगला सवाल है हमारा, मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों पर शोध कार्य किया था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको अभी तक ये भी नहीं आता, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर। बताइए ऑप्शन A, B, C या D? जिसने डी जवाब दिया है 7, बिल्कुल सही जवाब है। और कोई 4 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, वो गलत जवाब है। जो मेंडल ने जो मटर के लक्षण पर शोध किया था वो 7 लक्षण लिए थे। 7 विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने खोज की थी या अनुसंधान कार्य किया था, ध्यान रखना। और जो मेंडल ने जो मटर का पौधा चूज किया था वो था उद्यान मटर। कौन सा मटर था? उद्यान मटर, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम।
पीछे जो एल लगा होता है वो कैरोलस लीनियस के कारण लगा होता है। ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस की जो द्विनाम पद्धति होती है उसी के कारण उसके पीछे एल लगा होता है। तो ध्यान रखिए, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगला सवाल है हमारा, कोशिका भित्ति के घटक हैं। बताइए जल्दी से, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। तो अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, या पेक्टिन की, या उक्त सभी की? बताइए जल्दी से, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन या उपरोक्त सभी? जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह शब्द किसने कहे? ध्यान से सुनिए, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए रुडोल्फ विर्चोय, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी पीटरसन और ऑप्शन डी हैकल। बताइए जल्दी से, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है ये किसने कहा था? जी बिल्कुल, ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। जो रुडोल्फ विर्चोय थे, रुडोल्फ विर्चोय ने क्या कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से ही हमेशा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है हमारा, एकल वर्ताकार डीएनए अणु पाए जाते हैं। यहाँ पर डीएनए का जो एकल वर्ताकार टाइप है वो पूछा है कि एकल वर्ताकार डीएनए अणु कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी गोल्जी काई में, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी क्या होगा इसका आंसर? क्या दे पाएंगे आप इसका आंसर? जल्दी से बताइए मुझे, ए बी सी डी। जल्दी से बताइए, आज स्टूडेंट बहुत कम जुड़े हैं। जिसने माइटोकॉन्ड्रिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है डी वाला। जो एकल वर्ताकार डीएनए अणु पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आज कनेक्शन प्रॉब्लम भी चल रही है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी क्रियात्मक इकाई है। जो पारिस्थितिकी होता है उसकी क्रियात्मक इकाई पूछी है आपसे। पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं, पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई बतानी है आपको। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी जीव और ऑप्शन डी कोई नहीं। ए बी सी या डी बताइए जल्दी से, पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई बतानी है आपको। जिसने ऑप्शन ए दिया है पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही जवाब है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? पेलिडे कण भी बोलते हैं इनको, पेलिडे पार्टिकल्स भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो राइबोसोम की खोज की थी वो खोज की थी जॉर्ज पेलिडे नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इनको पेलिडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और ये कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री भी कहलाता है। तो बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए प्लस आरएनए और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने ए जवाब दिया है डीएनए प्लस प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइबोसोम बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम बने होते हैं वो किसके? जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आरएनए प्लस प्रोटीन। जो राइबोसोम बने होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम किससे बने होंगे? आरएनए प्लस प्रोटीन से। ध्यान ऐसे याद रखना है आपको, रे से राइबोसोम और रे से आर से आरएनए। तो ध्यान रखना, राइबोसोम भी आर से हो रहा है स्टार्ट और आरएनए भी आर से हो रहा है स्टार्ट। इसे को रिलेट करके लिंकअप करके याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है उसके बारे में आपको बताना है कि जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है वो किस कोशिकांग में पाई जाती है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी ग्रेना की सतह, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए जल्दी से, क्रिस्टी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? ए बी सी या डी।
इतना सा लिखना है आपको, सिर्फ ए बी सी या डी, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। सारे स्टूडेंट गुड है, तैयारी सबकी अच्छी है। बताइए जल्दी से। क्रिस्टी नामक संरचना बिल्कुल राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का इंजन भी इसको कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर ये श्वसन करता है और एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। और एटीपी क्या करते हैं? एटीपी ही कोशिका को चलाने का कार्य करते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रक पर परतों की संख्या होती है। जो हमारा केंद्रक होता है, आप सब लोग जानते हो, कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। और जो केंद्रक की खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बताइए जल्दी से, 1 परत, 2 परत, 3 परत या 4 परत? कितनी परतें होती हैं केंद्रक पर परतों की संख्या? 1 परत, 2 परत, 3 परत या 4 परत? जिसने ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केंद्रक होता है उस पर 1 परत पाई जाती है, और जो परत केंद्रक पर जो परत पाई जाती है उसकी संख्या आपसे पूछ ले एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी, तो ध्यान रखना एक ही परत पाई जाती है, एक ही परत पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है? प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है? प्रजनन का मतलब जब हम 2 पौधों में प्रजनन करा रहे हैं तो उस समय हम एंथर हटाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए एंथेसिस, ऑप्शन बी परागण, ऑप्शन सी विपुंसन और ऑप्शन डी वेसेक्टोमो। बताइए जल्दी से, प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाएगा? जिसने सी जवाब दिया है विपुंसन, बिल्कुल सही जवाब है। विपुंसन बिल्कुल सही जवाब है। प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। पारिस्थितिकी अध्ययन, अध्ययन में ये गायब है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए बस। अध्ययन की आधारभूत इकाई पूछी है आपसे। बताइए जल्दी से, जाति, जीव, समुदाय या जैव मंडल? ए जाति, बी जीव, सी समुदाय और डी जैव मंडल। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके, क्या होगा इसका जवाब? क्या दे पाएंगे आप? बताइए जल्दी से इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, परिस्थितिकी है। परिस्थितिकी क्या कहलाती है? जीवों और वातावरण के बीच का संबंध ही परिस्थितिकी कहलाती है। तो परिस्थितिकी क्या होगी? इसकी आधारभूत इकाई हो जाएगी जीव। जब जीव ही नहीं रहेगा तो फिर परिस्थिति का हम क्या करेंगे? इसीलिए जब जीव है तो परिस्थितिकी है। तो समझ गए होंगे, जीव का और परिस्थितिकी, जीव का और वातावरण के बीच का जो संबंध होता है वो परिस्थितिकी कहलाता है। और उसके अध्ययन की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? जीव है। पहले जीव को जानिए फिर परिस्थितिकी तंत्र को जानिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? बताइए कौन ये महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोसिस्टम दिया था? ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी मिश्रा जी और ऑप्शन डी रेटर। बताइए जल्दी से, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ओडम ने, टेंसले ने, मिश्रा जी ने या रेटर ने? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी, इतना सा लिखना है आपको, ए बी सी या डी। जिसने जवाब दिया है डी वाला रेटर, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, वेरी गुड। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द दिया था रेटर नामक साइंटिस्ट ने। बहुत ही अच्छे विद्वान थे ये, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था। और वो तो देके चले गए और पढ़ना हमें पड़ रहा है आज, क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा, हमें भी पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सिस्टनी नामक रचनाएं कहाँ पाई जाती है? बताइए जल्दी से, सिस्टनी नामक रचनाएं कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी ईआरवे गोल्जिकाय और ऑप्शन डी राइबोसोम। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? केंद्रक, ग्रेना, ईआरवे गोल्जिकाय, राइबोसोम। बताइए सिस्टनी नामक रचनाएं कहाँ पर पाई जाती है? जिसने सी जवाब दिया है ईआरवे गोल्जिकाय, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ईआरवे गोल्जिकाय क्या में कहाँ पर क्या पाई जाती है? सिस्टनी नामक रचनाएं पाई जाती है। अब देखिए और ध्यान से सुन लीजिए, मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन आया था ईआर, इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है, ये जालीनुमा संरचना होती है, नलिकानुमा संरचना होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? कोशिका को ढांचा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फिर इसके बाद में एक शब्द और दिया है यहाँ पर,
इससे पहले बता दूं मैं, जो ईआर होता है उसकी खोज अगर आपसे पूछ ले किसने की थी, तो पोर्टर नामक एक साइंटिस्ट थे, पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने ईआर की खोज की थी। फिर दूसरा शब्द है, दूसरा है गोल्जीकाय। अब गोल्जीकाय क्या है? गोल्जीकाय की अगर खोज आपसे पूछ ले तो खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। हालांकि कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, उससे पहले एक विद्वान और हुए, उन्होंने इसको देख लिया था पर वो इसको समझ नहीं पाए थे कि ये क्या चीज़ है। तो ध्यान रखना, खोज अगर पूछ ले तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। याद कैसे रखना है? कैमिलो के पीछे भी गोल्जी लगा हुआ है और काय के आगे भी गोल्जी लगा हुआ है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और मेरा पढ़ाया हुआ वैसे भी बच्चे भूलते ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें थी। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आइए, बिल्कुल अच्छा सवाल आया है। प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट पूछा है आपसे, किसने दिया था? कौन वो महान हस्ती थी? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी पॉलसन, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी हैरिसन। सन 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 सन, सारे ही सन हो गए ये तो, ए बी सी डी। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ए बी सी या डी? जिसने जवाब ए दिया है रॉबर्टसन, बिल्कुल सही जवाब है। जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। अब यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट होता क्या है? इसमें यह होता है कि इसके अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली और अन्य कोशिकांग होते हैं उनकी झिल्ली समान होती है। जो रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं उनकी झिल्ली एक समान पाई जाती है। उन्होंने क्या कहा था? उनकी झिल्ली एक समान पाई जाती है। तो प्लाज्मा का जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्टसन ने दिया था, और उसमें यह था प्लाज्मा की झिल्ली और कोशिकांग की झिल्ली एक समान होगी। अगला सवाल है हमारा, दो पादप कोशिकाओं के मध्य स्थित ठोस, जिसको सख्त भी बोल सकते हैं, दृढ़ भी बोल सकते हैं, परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्य पटलिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। बताइए जल्दी से। मध्य पटलिका, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ए बी सी या डी? दो पादप कोशिकाओं के मध्य स्थित ठोस परत, परतनुमा संरचना होती है, लेयर भी बोलते हैं उसको। अंग्रेजी वाले जो होते हैं विद्यार्थी वो उसको लेयर बोलते हैं परत को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मध्य पटलिका है, इसको मिडिल लेमिला भी बोलते हैं। बच्चों, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों ध्यान रखना, मध्य पटलिका को हम मिडिल लेमिला भी बोलते हैं। तो बताना है, दो पादपों के मध्य स्थित जो मध्य स्थित ठोस परत होती है, हार्ड लेयर होती है, वो क्या कहलाती है? मध्य पटलिका, या फिर उसको हम मिडिल लेमिला के नाम से भी जानते हैं। शाबाश बच्चों, सारे ही बच्चे आज थोड़े डेडिकेटेड लग रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, जाते समय एक काम करिएगा आप, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो बताना आज की क्लास कैसी थी। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो आपने अभी तक किया नहीं है और करोगे भी नहीं आप, मुझे पता है। तो मैं मेरा काम करता रहूँगा, आप आपका काम पता नहीं कब करोगे। सब्सक्राइब भी मैं कहता हूँ करवाओ, अपने मित्र से सबसे करवाओ। सब्सक्राइब करवाओगे तभी तो मेरे में एनर्जी आएगी, तभी तो मैं और धांसू तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। चलिए अगला सवाल बताता हूँ आपको। अगला सवाल है, हरित लवक का अवर्णित भाग क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित लवक का अवर्णित भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रेना, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी थाइलेकॉइड। कोई दिक्कत नहीं है, थैलेकॉइड लिखा हुआ था, समझते तो है ना कि थाइलेकॉइड लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी है पटलिका। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड या पटलिका? क्या जवाब होगा इसका? हरित लवक का अवर्णित भाग क्या कहलाता है? ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड या पटलिका? जिसने जवाब दीजिए, अभी तक जवाब दिया नहीं है किसी ने, बहुत कम स्टूडेंट हैं आज। मैं जब कहता हूं कि 50 पार करवा दीजिए, आप नहीं करवा पाए अभी तक। 50 स्टूडेंट अभी एक बार भी लाइव क्लास में नहीं आए हैं। बताइए जल्दी से। हरित लवक बिल्कुल सही जवाब, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसने स्ट्रोमा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हरित लवक का जो अवर्णित भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोमा हरित लवक का अवर्णित भाग होता है, बिल्कुल कलरलेस चीज होती है। अवर्णित, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान रखिए, अवर्णित का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला सवाल है हमारा, गोल्जीकाय किस क्रिया से संबंधित है? बताइए जल्दी से। गोल्जीकाय का संबंध, गोल्जीकाय का कोशिकांग में गोल्जीकाय क्यों होता है? काम क्या करता है वो? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी स्त्रवण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी अपघटन। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? गोल्जीकाय का क्या काम होता है? बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? ऑप्शन बी स्त्रवण बिल्कुल सही जवाब है। गोल्जीकाय का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? स्त्रवण का कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्जीकाय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान रखिएगा इसका। गोल्जी दोनों दोनों जगह शब्द आ रहा है। अगला सवाल है हमारा, सजीवों तथा उनके वातावरण के बीच के संबंध को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को।
अभी बता चुका हूँ, 2 सवाल पहले ही इसके बारे में चर्चा हुई थी। सजीवों तथा उनके वातावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओरोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी फाइगोलॉजी और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ओरोलॉजी, इकोलॉजी, फाइगोलॉजी या कोई नहीं। सजीवों तथा उनके बीच का वातावरण का संबंध पूछा है यहाँ पर। जिसने जवाब दिया है इकोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। इकोलॉजी की परिभाषा क्या होगी? सजीवों तथा उनके बीच का जो वातावरण संबंध होता है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सर हिंदी में तो बताओ, हिंदी का इंग्लिश पूछते हैं, इंग्लिश का हिंदी पूछते हैं, विद्यार्थी खुद असमंजस में फंसे हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इकोलॉजी बच्चों पारिस्थितिकी को बोलते हैं, ध्यान रखना, इकोलॉजी पारिस्थितिकी को बोलते हैं और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अगला सवाल है हमारा, चलिए, ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज किसने की थी? ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बैटसन, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी पीटरसन और ऑप्शन डी जॉनसन। सन 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 सन, चारों ही सन है। 4 सेकंड का समय है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी क्या होगा इसका जवाब? फिर बताएंगे आपको सहलग्नता क्या होती है। जिसने बैटसन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, आप जीत गए हो, आपका सिलेक्शन जो हॉकर रहेगा बिल्कुल। तो ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज की थी बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। जो बैटसन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज की। और सहलग्नता होती क्या है अब ये भी सुन लो। सहलग्नता का मतलब होता है कि जो एक ही गुणसूत्र पर जीन होते हैं वो एक साथ वंशानुगति कर लेते हैं। एक ही गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो एक साथ वंशानुगति कर लेते हैं और ये ही स्थिति कहलाती है सहलग्नता। सह माना साथ, लग्नता मतलब एक साथ लगना, ध्यान रखिएगा। सह मतलब साथ और लग्नता मतलब लगना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला सवाल है हमारा, सेंट्रोसोम शब्द किसने दिया? बहुत ही अच्छा सा शांत स्वभाव का सवाल है। सेंट्रोसोम किसने दिया? शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी टी ओवेरी, ऑप्शन सी हेकल और ऑप्शन डी हैरिसन व पॉल्सन। बताइए जल्दी से, सेंट्रोसोम ए बी सी डी। जिसने टी बोवेरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सेंट्रोसोम शब्द दिया था वो किसने दिया था? सेंट्रोसोम शब्द दिया था टी बोवेरी ने। टी बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे, बहुत सी विद्वान थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सेंट्रोसोम और उन्होंने कह दिया और हमने पढ़ लिया। तो सेंट्रोसोम शब्द किसने किया कहा था? सेंट्रोसोम शब्द कहा था टी बोवेरी ने। अगला सवाल है हमारा, देखिए, साइटोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? अब साइटोलॉजी वाले तो कह के चले गए, हम ना पढ़ना हमें पढ़ रहा है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए बैटसन, ऑप्शन सी हर्टविग, ऑप्शन सी पीटरसन और ऑप्शन डी हेकल। ये हेकल तो हर चीज़ में आ जाता है। साइटोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी, बैटसन, हेकल, पीटरसन, हर्टविग, ए बी सी डी। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। बैटसन, जिसने जवाब दिया है पीटरसन नहीं होगा, हर्टविग होगा इसका जवाब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जो साइटोलॉजी शब्द था वो किसने दिया था? वो दिया था हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने। तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी पूछा है। फादर का मतलब होता है पिताजी या पापा, इंडिया का मतलब भारत और प्लांट इकोलॉजी का मतलब पादप पारिस्थितिकी। तो भारतीय पादप पारिस्थितिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए रामदेव मिश्रा, ऑप्शन बी सुखदेव शर्मा, ऑप्शन सी बलदेव वर्मा और ऑप्शन डी कामदेव शुक्ला। बताइए जल्दी से, आपके लिए बिल्कुल अमेजिंग से ऑप्शन लाया हूं मैं, ए बी सी डी। क्या होगा इसका जवाब? जिसने रामदेव मिश्रा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। देखो, जो फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी कहते हैं वो किसको कहते हैं? हम कहते हैं रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा जो एक बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे, वो क्या कहलाए? फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी कहलाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सवाल का। और मिश्रा जी हमारे एक सर भी थे जो एंटोमोलॉजी पढ़ाते थे हमें, बहुत अच्छे सर थे, आज भी हैं, पढ़ाते हैं उसी कॉलेज में, लेकिन हम पास आउट हो गए। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में केंद्रिका की खोज किसने की थी? कोशिका के अंदर केंद्रक तो खोज दिया था, लेकिन केंद्रिका भी तो खोजनी पड़ेगी। किसने की थी? ऑप्शन ए फोंटाना, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी पॉल्सन। बताइए जल्दी से, फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या पॉल्सन। कोशिका में केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पॉल्सन। जिसने ऑप्शन ए दिया है फोंटाना बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए दिया है फोंटाना बिल्कुल सही जवाब है।
कोशिका में केंद्रक की खोज की, केंद्रिका है, केंद्रक नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनिए, केंद्रिका है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। ठीक है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, इसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, 8 या 10, बताइए जल्दी से। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम मुख्य रूप से एंजाइमों का एक समूह होता है, बताइए जल्दी से। बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसमें लगभग 24 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये कोशिका को पचा डालता है पूरी को। तो जिसने जवाब दिया ही नहीं, जिसने जवाब दिया है 5 पीएच, बिल्कुल सही जवाब है। 5 पीएच बिल्कुल सही जवाब है। जो लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं वो पीएच मान 5 पर सक्रिय रहते हैं। अब पीएच 5 कौन सा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा? देखो 2-3 वैल्यू होती है पीएच के अंदर। अगर 7 होगा तो वो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल में एक गियर भी आता है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, वो उसका मतलब ही उदासीन ही होता है, मतलब ना उसमें कोई चार्ज है, ना पीछे जाएगी गाड़ी ना आगे जाएगी, बिल्कुल वो बोलता है उदासीन। तो ठीक है, तो 7 पीएच रहेगा तो वो उदासीन कहलाएगा। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय कहलाएगा, यानी कि खारापन लिए हुए। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगा, यानी कि खट्टापन लिए हुए। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ मैं बच्चों के सारे। अगला सवाल है हमारा, इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल ठंडा सा सवाल है। इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी इंग्लिश। बताइए जल्दी से। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, ये इन वैज्ञानिकों को सारे शब्द दूसरी भाषा में बनाने की ज़रूरत क्यों थी? मेरे को तो समझ में नहीं आया। सबको राजस्थानी भाषा में बना के चले जाते, सबको याद भी हो जाते हैं और कोई भूलता भी नहीं। लेकिन हम भी तो है ना, हम भी तो इनको फिर अपभ्रंश कर देते हैं, हम इनके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नहीं बनाया होगा शायद सोच समझ कर। तो इकोलॉजी किस भाषा का शब्द बताइए जल्दी से। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या इंग्लिश? इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? माफ़ करना, कनेक्शन प्रॉब्लम। तो देखिए, जो इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कल्चर और लैटिन, कल्चर जो शब्द होते हैं वो सारे ही कौन सी भाषा के होते हैं? कल्चर सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। और नोमी और लॉजी जो शब्द होते हैं वो किसके होते हैं? वो ग्रीक भाषा के होते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक का तुक्का था, बिल्कुल सही सटीक लगा है आपके, ध्यान रखिएगा, आप भी ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है? बिल्कुल बहुत खतरनाक सवाल है ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है? और उन बच्चों को स्पेशली कहना चाहूँगा जो बच्चे आज तक ये समझते थे कि कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बच्चों ऐसा नहीं होता है। कोशिका के अंदर जो कोशिका होते हैं वो एक नहीं, एक से अधिक पाए जाते हैं, लेकिन जो केंद्रक होता है वो एक ही होता है और जो केंद्रिका होती है वो एक ही होती है। तो ये नई बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो जाते समय लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक नहीं किया, कर दीजिए यार सब्सक्राइब में, इसके पैसे नहीं लगते हैं, तो कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पोलियन, ऑप्शन बी कॉन्ड्रियन, ऑप्शन सी स्टॉपिक और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। कॉन्ड्रियन, स्टॉपिक, पोलियन, ए बी सी डी। जिसने बी जवाब दिया है कॉन्ड्रियन, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कॉन्ड्रियन कहलाती है। ऑप्शन बी वाला कॉन्ड्रियन कहलाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रियन कहलाती है। अगला सवाल है हमारा, क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन जाल किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइट, ऑप्शन सी पेंटोज शर्करा और ऑप्शन डी नाइट्रोजन क्षारक। बताइए जल्दी से। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइट, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक। क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? ए बी सी या डी? न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइट, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रोमेटिन बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन,
नाम की एक चीज़ होती है उसके बने होते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियोप्रोटीन नाम की एक चीज़ होती है उसके बने होते हैं। तो वैसे तो कल जो केमिस्ट्री की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर इस वीडियो पर नेक्स्ट लाइक नहीं होंगे और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मैं क्लास नहीं लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, इसलिए मैं क्लास में आया। और उस पर मुझे उम्मीद थी कि मैंने अगर आपको 100 सब्सक्राइबर की कहा है तो कम से कम आप 50 नहीं तो 25 सब्सक्राइबर तो बढ़ाओगे, लेकिन 25 छोड़ो, आप तो उस क्लास पर अभी तक 10 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, 9 सब्सक्राइबर पर वो चल रही है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब आप करोगे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा मेरे स्टूडेंट मेरे साथ हैं, जैसे मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर रहा हूँ उसी तरह आप भी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ गुरु को गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब देके ज़रूर जाना, ठीक है। और इतना ही कहना चाहूँगा। आज क्लास का टाइम मैंने जानबूझकर थोड़ा कम किया है, क्योंकि इससे थोड़ा अगर आपका नुकसान होगा तो शायद आप सब्सक्राइब कर दोगे मुझे। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं कि आपका नुकसान हो, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं रोज़ आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ। आज भी मैं 30 क्वेश्चन ही लेके आया था आपके लिए, और आज मैंने ज़्यादा फास्ट तरीके से पढ़ाया था आपको, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। और कल जो सुबह जो क्लास हुई थी उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर आपकी जो क्लास है वो ज़्यादा लंबी कर दी आपने, और जब मैं ज़्यादा लंबी करता हूँ तो आप लंबी की कह देते हो, जब ज़्यादा छोटी करता हूँ तो छोटी की कह देते हो। कम से कम 1 घंटा 10 मिनट की क्लास तो होनी ही चाहिए ना आपकी। तो इसीलिए अब से जो क्लास होगी सारी वो 1 घंटा 10 मिनट की होगी, ना इससे ज़्यादा बड़ी होगी ना इससे छोटी होगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन रही तो फिर छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब ये बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। कल मैंने देखा था स्टूडेंट चल रहे थे 30-32 लाइव, और जब कमेंट देखे थे मैंने तो कुछ गिने चुने जो 3-4 स्टूडेंट हैं उन्हीं ने बस कमेंट किया था। तो कमेंट करके जाया करो यार, बताया मुझे पता तो चले कैसा है, क्या चल रहा है, इसलिए कमेंट करना। और आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहना, सुरक्षित रहना। फिर मिलेंगे सुबह सही 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।